स्टूडेंट्स फिर डिस्कशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। एनर्जी ट्रांसफर बाय स्टेशनरी वेव्स। एनर्जी जो स्टेशनरी वेव्स ट्रांसफर करते हैं वो जीरो होता है। रीजन क्या है? क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स हर लूप एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैप्चर करके उसी लूप के अंदर उसे ऑसिलेट करता है। यानी फर्ज करो ये टोटल मीडियम है, कंप्लीट मीडियम है, तो इस कंप्लीट मीडियम में जो लूप्स बन जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें से कभी भी हाउ वी से कि स्टैंडिंग वेव्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि फर्ज करो इस लूप में 100 जॉल एनर्जी कैप्चर हो गई और इस लूप में 100 जॉल एनर्जी कैप्चर हो गई और इसमें भी 100 जॉल एनर्जी कैप्चर हो गई। तो ऐसा नहीं होता कि ये अपने 100 से इसको दे और ये इसको दे, और लूप टू लूप एनर्जी का शेयरिंग नहीं होता। ये 100 जॉल इसमें कैप्चर तो इसी में रहेगी, ये 100 जॉल कभी इधर आती है, कभी इधर आती है, कभी इधर आती है, कभी इधर, और इसी लोकेशन में ये 100 जॉल इस लूप के अंदर ऑसिलेट होती है। लेकिन इस 100 जॉल से अ सिंगल जॉल भी दूसरे लूप में ट्रांसफर नहीं होती। इसी तरह इधर जितनी भी एनर्जी कैप्चर हो वो इसी लूप के अंदर ऑसिलेटिंग मोड में होती है, लेकिन इस लूप से 1 जॉल भी दूसरे लूप में नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि while forming standing waves in a medium, we have to provide energy to the different parts of the medium discretely। ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव वेव में हम एनर्जी का सोर्स एक जगह से लॉन्च करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स में हम एक तरफ से एनर्जी देते हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो शेयर होती है। स्टैंडिंग वेव्स में ऐसा नहीं होता। स्टैंडिंग वेव्स में हम बाहर से एज अ होल एनर्जी फेंकेंगे और वो हर लूप में अपने आप एडॉप्ट हो जाएगी। समझ आ गई है? लूप टू लूप शेयरिंग ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई शेयरिंग नहीं होता इन स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स में लूप से लूप तक एनर्जी शेयर नहीं होती, एक ही लूप के अंदर कैप्चर होकर ऑसिलेट होती है। तो आंसर है 0। 124 डियर स्टूडेंट्स, 4 फरमाता है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया है, इस स्ट्रिंग में सिर्फ एक लूप आपको नजर आ रहा है और ये फरमा रहे हैं कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा अगर वेवलेंथ इस वक्त 10 मीटर है। ओके, अगर वेवलेंथ 10 मीटर है तो बताओ इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। स्ट्रिंग के लेंथ और वेवलेंथ का फार्मूला है वेवलेंथ लैम्डा n इज इक्वल टू 2l डिवाइड बाय नंबर ऑफ। अब बताओ आपको लूप्स कितने दिए हैं? 1, और ये भी कितना होगा? 1। लैम्डा 1 की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 2l और l इज इक्वल टू 10/2। इट मीन दैट इट इज 5। इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है? नॉन, ऑप्शन डी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। इस क्वेश्चन का की गलत है जनाब, आपको डिटेक्ट हुआ होगा। क्वेश्चन गिवन है, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। 800 जूल ऑफ हीट इज गेन बाय सिस्टम आइसोकोरिकली। आइसोकोरिक जानते हो? अगर ये सिस्टम है, ये इसका पिस्टन है, और जब आप प्रोसेस के दौरान पिस्टन को फिक्स्ड कर दो, वेल्डेड पिस्टन, पिस्टन फिक्स्ड हो चुका है, वेल्ड हो चुका है, इस दौरान इस सिस्टम के साथ जो भी प्रोसेस करोगे दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक। यानी आइसोकोरिक में आप हीट दे सकते हो, अलाउड है। आइसोकोरिक में आप सिस्टम से हीट छीन सकते हो, अलाउड है। आइसोकोरिक में जो चाहो प्रेशर चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, ठीक है, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में पिस्टन वेल्डेड होगा, फिक्स्ड होगा, लिहाजा यहाँ चेंज इन वॉल्यूम हमेशा, और जहां चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है वहां सिस्टम में वर्क डन भी 0। अब फर्स्ट लॉ फरमाता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेसेस में चूंकि पिस्टन फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, लिहाजा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन डियर स्टूडेंट 0 हो जाएगा। और वर्क डन 0 इट मींस कि सिस्टम ने आपसे जितना हीट लिया उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट मस्ट बी सेम व्हेन द प्रोसेस इज कौन सा? आइसोकोरिक, व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। हिंस 800 जूल का हीट दिया है तो 800 जूल का चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होना चाहिए। सो काइंडली इसको जो ऑप्शन बी है वो की में है, की बी का है, लेकिन ये 200 नहीं था, ये कितने जूल था? शाबाश, ये 800 जूल था। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर दैट। तो ऑप्शन बी ठीक कर दे, लेकिन इसको 800 कर दे। कर दिया जी। आप समझ गए हैं इस क्वेश्चन को? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक जनरल क्वेश्चन करूं, कैन यू आंसर दिस? बताएं शाबाश। द रिजल्ट ऑफ
वर्क, द रिजल्ट ऑफ वर्क इन थर्मोडायनामिक्स क्या होगा? ऑप्शन ए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी चेंज इन वॉल्यूम और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। शाबाश। और अगर मैं क्वेश्चन में रिजल्ट की जगह कॉज कहूं, द कॉज ऑफ वर्क इन थर्मोडायनामिक्स, प्रेशर। समझ आ गई है? हर वर्क में कॉज भी होता है, हर वर्क में रिजल्ट भी होता है। डू यू नाउ डियर स्टूडेंट्स? हाँ काका आधा केच का तब। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैकेनिक्स को देख लीजिएगा तो आपको पता है इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं? मैकेनिक्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स इज द कॉज ऑफ वर्क इन मैकेनिक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द रिजल्ट ऑफ वर्क इन मैकेनिक्स। समझ आ गई है? सिमिलरली वर्क इन फ्लूइड डायनामिक्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है, इट इज डेल्टा पी इंटू वी। समझ आ गई है? और वी जो है वॉल्यूम एक पाइप से दूसरे पाइप में बहते हुए फ्लूइड का है, और ये वॉल्यूम एक पाइप से दूसरे पाइप में जाना क्या शो करता है? फ्लो शो करता है। और डेल्टा पी वर्क का क्या है? शाबाश, काज है। और वॉल्यूम एक पाइप से दूसरे पाइप में जाना फ्लो, दिस इज द रिजल्ट। तो थर्मोडायनामिक्स में, थैंक यू, सो थर्मोडायनामिक्स में बी एक काज होगा, एक इफेक्ट होगा। थर्मोडायनामिक्स में वर्क होता है पी डेल्टा वी, जानते हो ना? और पी डेल्टा वी है, ये पी थर्मोडायनामिक्स में वर्क का क्या है? शाबाश, काज है। और डेल्टा वी वर्क का रिजल्ट है। यानी थर्मोडायनामिक्स में वर्क होगा तो वॉल्यूम में चेंज जरूर आएगा, और ये जो भी वॉल्यूम में चेंज लाओगे, द काज ऑफ दिस चेंज मस्ट बी प्रेशर इफ यू वांट टू डू वर्क, हर वर्क में काज वो होता है। एनी हाउ, यहाँ पर आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो, तो इसलिए मैंने क्या कहा? वर्क जीरो। जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो वर्क नहीं हो रहा, वर्क जीरो, तो ये जीरो कर दो तो ये दोनों बराबर, लिहाजा 800 जूल लिया, 800 जूल एनर्जी लाजिम है चेंज होना। जी कोई बात नहीं, आपको ग्रेस मार्क मिलेगा, इसका आपको ग्रेस मार्क मिलेगा, ठीक है? अब तो ठीक कर दिया ना? ऑप्शन बी ठीक हो गया आपका, 200 के बजाय 800 कर दो, और इसमें फिजिक्स में सबको एक ग्रेस मार्क मिल जाएगा क्योंकि इसमें की नहीं है, ठीक? ओके, 126, 126 जो है ये क्या है? when CV is 0.5 times of CP then CP is equal to, तो दुनिया जानती है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अच्छा, CP जो है ये मालूम की जा रही है, माइनस ये 0.5 टाइम्स ऑफ CP दिया है एंड दैट इज R। 0.5 को दुनिया लिखती है 1/2, लिखते हैं ना? आप भी लिखोगे तो R इज, आप भी दुनिया में शामिल हो ना? हाँ, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है? 2 आता है, तो इट इज 2, और ये हो जाएगा जनाब 2CP माइनस CP इज इक्वल टू R, और 2CP माइनस CP इज सिर्फ CP एंड 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2R। समझ आ गई है? सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 126 इज सी। 127 देखिए बी हूँ। अच्छा, मैं तो ऐसे ही लिख रहा था, ऑप्शन बी की बात है। अच्छा, 126, 127, the frequency of fifth overtone if two loops are formed in a string by 100 hertz, अगर 2 लूप्स बनते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स बताएं 2 लूप्स की फ्रीक्वेंसी f4 होती है ना? बाकी चिरो जमदा, 2 लूप्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? f2 होती है। 2 लूप्स की फ्रीक्वेंसी f2 होती है, तो 2 लूप्स की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, लेकिन आप जानते हैं कि f2 इज डबल ऑफ f1, तो डबल ऑफ f1 इज 100 हर्ट्ज, लिहाजा f1 कितनी हुई? f1 50 हर्ट्ज। 2 लूप्स की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो एक लूप की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा ओवरटोन? फिफ्थ ओवरटोन। लेकिन आप जानते हैं कि ओवरटोन फ्रीक्वेंसी से एक ज्यादा होता है, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी से एक ज्यादा होता है, ठीक बोला या गलत बोला? फ्रीक्वेंसी ओवरटोन से एक ज्यादा होती है। देखो, जब f1 की बात हो तो ये ओवरटोन में शामिल, f1 तो ओवरटोन नहीं है, f1 तो फंडामेंटल है, लेकिन जब f2 हो जाए तो यहां से शुरू हो जाता है। बस सिर्फ इतना याद रखिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब जहां ओवरटोन फर्स्ट की बात होगी तो फ्रीक्वेंसी उससे एक, अब बताओ शाबाश, आप गलत नहीं हो गए। फिफ्थ ओवरटोन है तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी? f6। समझ आ गई है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओवरटोन से एक ज्यादा होती है, और f6 विल बी 6 टाइम्स ऑफ f1 एंड 6 टाइम्स ऑफ 50 इज 300 hertz. So the correct option of question number 127 for you is option C सही है।
हम नेक्स्ट बातों की तरफ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। 128 फरमा रहा है द रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ओवरटोन इन ओपन आर्गन पाइप। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं ले रहा हूं थर्ड। जी आवाज स्लो कर दूं? ठीक है यौमिन, हाँ वो सही है। अब ठीक है या बंद कर दूं? अब सही है ना? कोई बात नहीं, अगर आपको आवाज आ रही है तो माइक की जरूरत नहीं है। ठीक है अलग कहता हूं ना डिस्टर्ब कहीं। गुड। हाँ जाना फ्रीक्वेंसी हम कम जितना ना मुसलमाना खैरे बराता हो कि खगोरा समय वैली। क्वेश्चन नंबर 128 पे बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ओवरटोन डिवाइड बाय कौन सा ओवरटोन? द रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ओवरटोन फॉर ओपन आर्गन पाइप। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी ओवरटोन से एक, तो थर्ड ओवरटोन मीन कि इट इज F4 और फिफ्थ ओवरटोन मीन इट इज F6। लेकिन फोर्थ ओवरटोन इज 4 टाइम्स F1 and sixth overtone is sixth frequency is 6 times of F1। F1 cancel और ये 4/6 यानी 2/3। The answer is 2/3 and the option is option B। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 129। 129 फरमा रहा है द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ओवरटोन इन क्लोज आर्गन पाइप ऑफ लेंथ 2 मीटर। आपको क्लोज आर्गन पाइप का लेंथ दिया है 2 मीटर और मुझे बताएं कि वेवलेंथ कितना होगा। लेकिन फरमाया गया है द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन मीन के लैम्डा 3। वाई लैम्डा 3? क्योंकि केस या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या नंबर ऑफ लूप्स ओवरटोन से एक ज्यादा होते हैं, ये ओवरटोन से एक ज्यादा होते हैं, लिहाजा मैं लैम्डा 3 लिखूंगा। फॉर क्लोज आर्गन पाइप यू हैव नाउ द जनरल इक्वेशन दैट इज लैम्डा n। बताएं शाबाशी। 4l डिवाइड बाय, अच्छा बोलते हैं 2n-1 भी अच्छा है, मुझे पसंद नहीं है, मैं तो वही लिखूंगा जो मुझे पसंद है और जो मुझे पसंद है वो है nth ऑड। क्या है? nth ऑड। समझ आ गई है? मतलब इधर अगर 1 हो तो फर्स्ट ऑड, इधर 2 हो तो सेकंड ऑड, इधर 3 हो तो थर्ड ऑड। थर्ड ऑड ठीक है नहीं? देखो ऑड लिखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17। It is first odd, it is second odd, it is third odd, it is fourth odd। राजा का बोलिस। तो ये 9th ऑड, ये 11th ऑड, ये 13 सॉरी समय फर्स्ट ऑड, सेकंड ऑड, थर्ड ऑड, फोर्थ ऑड, फिफ्थ ऑड, सिक्स्थ ऑड, सेवंथ ऑड, एट्थ ऑड और 9th ऑड। समझ आ गई है? मतलब इधर जो भी नंबर हो इधर वही लिखो। अब बताओ शाबाशी कौन सा वेवलेंथ है? साथ दीजिए। तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4l तो फिक्स होगा। अब यहां पर 3 है तो थर्ड ऑड, लेकिन थर्ड ऑड क्या है? तो इट इज 5। समझ आ गई है? देयरफॉर आपको चाहिए कि क्या मालूम करो? लेंथ, वेवलेंथ मालूम करो। वेवलेंथ इज इक्वल टू 4, लेंथ 2 है बाय 5, तो इट मीन द आंसर इज 8/5। 8/5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का 129 का ऑप्शन है सी। 130 आपके नाम। 130 फरमा रहा है कि a source है trust in another in motion towards listener। So my dear students, ये है listener, ठीक है, ये listener है और यहां से एक सोर्स है और यहां से एक और सोर्स है। ये बेचारा लिसनर है और लिसनर रेस्ट में है। और फर्स्ट करो सोर्स नंबर 1 इस कामरान, ठीक है, और सोर्स नंबर 2 फेरोज, ठीक है, कोई बात नहीं, इंसाफ से चलते हैं। तो कामरान जो है वो रेस्ट में है, कामरान साहब क्या है? रेस्ट में है। फेरोज जो है वो लिसनर की तरफ जा रहा है। अब दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बताओ लिसनर जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा फॉर सोर्स 1 कामरान एंड फॉर सोर्स 2 फेरोज F2, ये दोनों नेचुरल जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसीज है इनका रिलेशन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि जिस सोर्स का, सोर्स 2 का लिसनर के साथ गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और डॉपलर इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ गैप, डॉपलर इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ
If the gap between two is constant, apparent and real frequency will be equal. If the gap is increasing, apparent will decreasing. समझ आ गई है? और if the gap reduces, then the apparent frequency increases. अगर gap कम होने लगेगा तो apparent frequency क्या होने लगेगी? ज्यादा होने लगेगी. So dear students, ये सोर्स नंबर 2 और ये सोर्स नंबर 1. सोर्स 2 जो है वो लिसनर की तरफ जा रहा है, लिहाजा इसके लिए गैप कम होगा तो एपेरेंट क्या हो जाएगा? कम. ज्यादा हो जाएगा. और इसके लिए गैप कांस्टेंट है, लिहाजा ये वही रहेगी. यानी जो फ्रीक्वेंसी रियल है वो इधर भी होगी. समझ आ गई? एनी हाउ F1 विल बी लेस देन F2. अच्छा होता मैं ऑप्शन इस तरह लिख देता कि F1 डैश इज इक्वल टू F2 डैश और ऑप्शन बी लिख इज ग्रेटर देन F2 डैश. तो ये ज्यादा बेहतर होता, लेकिन है स्टेटमेंट वाइज भी ठीक है. स्टेटमेंट में पढ़ते हैं. आपने सीखा कि सोर्स 2 के लिए एपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि गैप रिड्यूस हो रहा है. सो हमारे आंसर होगा ग्रेटर फॉर सोर्स 2. और करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है? आपको ये बताना है, आपको ये सिखाना है, याद दिलाना है कि जब तक गैप सेम रहेगा तब तक एपेरेंट और रियल क्या होंगे? सेम. और जब तक गैप में रिडक्शन आएगा तो एफ डैश विल बी लेस देन एफ. और जब गैप में एफ डैश विल बी ग्रेटर देन एफ. और जब गैप में इंक्रीज आएगा तो एफ डैश विल बी लेस देन एफ. ये डॉपलर इफेक्ट का मेन आइडिया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, 131 ऑन द बोर्ड. 131 फरमा रहा है कि इस डायग्राम में वेवलेंथ ऑफ वेव्स मेंशन्ड. तो ये डायग्राम इस तरह है जनाब, ऐसे डायग्राम है और आपसे कहा गया है कि इन वेव्स को देख लें और बताएं कि वेवलेंथ कितना होगा. इन वेव्स का वेवलेंथ कितना होगा जबकि लेंथ आपको L दिया है, इनका लेंथ L है. तो जनाब ये कौन सा पाइप है? ओपन आर्गन पाइप. आपको कैसे पता कि ओपन आर्गन पाइप है? हालांकि उन्हें तो लाइन लगा दिया है. कहें सर ओपन आर्गन पाइप का डिस्टिंक्शन इससे होता है कि बोथ एंड्स पर एंटी नोड बनता है. बोथ एंड्स पर क्लोज आर्गन पाइप का डिस्टिंक्शन कैसे होगा? जब एक पे एंटी नोड बनेगा और एक पे नोड बनेगा. समझ रहे हैं ना? लेकिन यहां दोनों पे एंटी नोड बना, सो वी हैव टू ट्रीट इट लाइक एन ओपन आर्गन पाइप. एंड आर्गन पाइप लैम्डा n इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाय n. नंबर ऑफ लूप कितने हैं? 1 लूप है या नहीं है? इट इज 1 लूप. और 1 लूप का मतलब ये हुआ कि 1 1 पुट करो तो लैम्डा इज इक्वल टू डबल ऑफ L और डबल ऑफ L मीन 2L. बस 2L होगा, वैल्यू नहीं गिवन है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश है, ऑप्शन बी है. और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 132. जी जी, इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई? अच्छा, इस डिराइवेशन को जाने दो, इधर दोबारा सॉल्व करते हैं. आप 131 को देखिएगा प्लीज. मैं इसको डायग्राम से सॉल्व कर लेता हूं. भूल जाएं ओपन आर्गन पाइप क्या चीज है, भूल जाएं क्लोज आर्गन पाइप क्या है. हमें डायग्राम में इस तरह दिया है, ये हमें डायग्राम मिला है. इसका तो जानते हो कि यहाँ क्या है? एंटी नोड. यहाँ क्या है शाबाश? एंटी नोड. और यहाँ टोटल लेंथ कितना दिया है? लेंथ L. और हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ. देखो ऐसे सॉल्व करें, लीव इट, उसको ओपन आर्गन पाइप को भूल जाएं. ये लेंथ कहां से तक है? तो एंटी नोड से एंटी नोड तक. मैंने गलत लिखा? ठीक तो लिखा है. तो L इज इक्वल टू एंटी नोड से एंटी नोड का फासला हमेशा लैम्डा बाय 2 होता है. ये 2 इधर डिवाइड है, तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? तो 2L इज इक्वल टू लैम्डा. अब समझ आ गई? इजी हो गया ना? इस तरह सॉल्व करें. नेक्स्ट हमारा है 132. द यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज जॉल पर केल्विन. ऑप्शन सी ठीक है. 133 पे बात करूंगा. जॉल है जनाब, एनर्जी नाम की एनर्जी हो तो जॉल. अ सिस्टम अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में या इस क्वेश्चन में आपको एडियाबेटिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल इन तीनों की पहचान बताने वाला हूं. पहचान जानते हो इसका? शाबाश. इनकी पहचान क्या होगी? मैथमेटिकल फॉर्म में इनकी पहचान क्या होगी? तो एडियाबेटिक की पहचान यह है कि वहां डेल्टा क्यू मिसिंग होगा. जिस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ में, मैंने क्या बोला? द लास्ट वन प्लीज रिपीट करो. मैंने क्या जुमला बोला? अच्छा, मेरे बाद रिपीट करो. जिस मैथमेटिकल फॉर्म, इसको रिपीट करने दो प्लीज. जिस मैथमेटिकल फॉर्म
गुड, शाबाश, थैंक यू। अच्छा जनाब, डेल्टा क्यू मिसिंग, सो वो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म एडियाबेटिक होगा। आइसोकोरिक में वर्क मिसिंग होगा, समझ आ गई है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जहां वर्क नहीं होगा दैट मस्ट बी आइसोकोरिक, और आइसोथर्मल वो होगा जिसमें डेल्टा यू मिसिंग होगा। और अगर तीनों मौजूद हों तो ऑप्शन ए, गौर से देखें, अगर मैं कहूं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, want to judge you. Delta Q is equal to delta U plus delta W. The process is option A must be isobaric. Option B must be isochoric. Option C may be isothermal. और option D must not be adiabatic. शाबाशी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो इस तरह आइडिया से बनते हैं। स्टेटमेंट वाले वो क्वेश्चन होते हैं इनका ना प्रैक्टिस होती है, और इनका आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे कंफ्यूज होते जाओगे। उसका सिर्फ वाहिद इलाज है कि समझ कर पढ़ लो टॉपिक। अगर आपने समझ के पढ़ा है और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है आपकी, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप ऐसे बंदा फर्स्ट टाइम रीड करे वो हैंडल कर सकता है। वरना स्टेटमेंट जितने ज्यादा इस खोपड़ी में डालोगे उतना बोझ आप पे ज्यादा बनेगा। समझ आ गई? इसका वाहिद इलाज है कि टॉपिक को सही तरह पढ़ो, सीखो, सीख कर आगे बढ़ो, सो आपके लिए स्टेटमेंट आसान है। अच्छा बताओ शाबाशी, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रोसेस है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने है। स्टेटमेंट सेलेक्ट करो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो मस्ट बी आइसोबेरिक, नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। आइसोबेरिक में ये मानते हैं कि तीनों नॉन जीरो होते हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हीट देने के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहा हो, प्रेशर बढ़ भी सकता है। समझ आ गई है? हम हीट दें सिस्टम को तो उसका प्रेशर बढ़ भी सकता है और कांस्टेंट भी रख सकते हैं। कैसे? अगर आप सिलेंडर को इस तरह एक्सपेंड करते जाओ कि हीट ने अगर प्रेशर को 1% बढ़ाया और वॉल्यूम उसको 1% कम करे तो फिर आपका प्रेशर कांस्टेंट रह जाएगा। लेकिन अगर आपने हीट भी दिया, गौर करें, और जबरदस्ती उसको कंप्रेस भी कर दिया तो वर्क भी होगा। हीट के आने से इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आएगा, तो हीट भी आया, वर्क भी हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आया। और सिलेंडर में हीट लागने के दौरान जबरदस्ती प्रेस भी कर रहे हो तो प्रेसिंग से भी प्रेशर बढ़ेगा, हीट से भी प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर विल नॉट रिमेन्स। तो समझ आ गई है कि मैथमेटिकल फॉर्म में तीनों मौजूद हैं, लेकिन प्रोसेस आइसोबेरिक हो भी सकता है और नहीं भी। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, मस्ट बी आइसोबेरिक क्या है? गलत। तीनों की मौजूदगी में प्रोसेस आइसोबेरिक हो भी सकता है, नहीं भी। मस्ट बी आइसोकोरिक बिल्कुल हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि आइसोकोरिक के लिए डेल्टा यू को क्या होना चाहिए? डेल्टा यू को 0 होना चाहिए। यहां डेल्टा यू मौजूद है, गलत कह रहा हूं? हाँ हाँ, खैर है, कोई बात नहीं, मैंने पहली बार रोजा रखा है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू जो है ये मस्ट बी 0। आइसोकोरिक में वर्क क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और अगर ये 0 होगा तो फिर क्या होगा? इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, फिर आइसोकोरिक होगा। अब नहीं है। मे बी आइसोथर्मल, मे और मस्ट दोनों हराम है। समझ आ गई है ना? आइसोथर्मल यहां ममनू है। समझ आ गई है? क्यों ममनू है? क्योंकि आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू नहीं होना चाहिए। डेल्टा यू है तो यह बात सही है कि मस्ट नॉट बी आइसोथर्मल। मस्ट नॉट बी आइसोथर्मल मीन्स के मे बी आइसोथर्मल वाली कहानी बिल्कुल गलत है, तो ये भी गलत। अब मस्ट नॉट बी एडियाबेटिक, तो डेल्टा क्यू की मौजूदगी इस बात का दलील है कि सिस्टम ने या हीट लिया है या हीट, और जब हीट लिया या हीट दिया तो इट मस्ट नॉट बी एडियाबेटिक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ठीक होगा। एनी हाउ लेट मी प्रोसीड। ये तो इस क्वेश्चन के लिए है जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। और क्वेश्चन नंबर 133 पे बस जी, मस्ट नॉट बी एडियाबेटिक। क्यों? तो एडियाबेटिक की पहचान क्या है कि डेल्टा क्यू क्या होगा? मिसिंग। इधर देखो ना, इधर देख लो, डेल्टा क्यू क्या होगा? मिसिंग। तो प्रोसेस क्या होगा? यानी एडियाबेटिक वो होगा जिसमें डेल्टा क्यू नहीं होगा। यहां डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू है, इट मीन कि ये एडियाबेटिक नहीं। समझ आ गई है? तो मस्ट नॉट बी एडियाबेटिक क्योंकि डेल्टा क्यू मौजूद है। क्लियर हो गई बात? ओके, 133 पे फोकस करें प्लीज, बी क्विक। अब बस स्पीड पकड़ते हैं, यहां तक पॉइंट्स आपके लिए काफी थे। अ सिस्टम अंडरगोज इन एडियाबेटिक प्रोसेस देन, अब इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस वो होगा जिसमें डेल्टा क्यू नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्योंकि डेल्टा क्यू उसमें मिसिंग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। 134 पे बात करते हैं।
134 हमें फरमा रहा है द सम ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड गैस कांस्टेंट। देखो CV प्लस R का सम क्या होता है? CP होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 135 द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस। जब आपने बात की आइसोकोरिक की, कुछ समझ आया मैंने ये क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि आगे थर्मोडायनामिक्स के मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी से आते हैं। क्यों इससे आते हैं? क्योंकि 2019 से सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट लॉ ही है आपके, स्पेसिफिक हीट, हीट फैक्टर और फर्स्ट लॉ। तो इट मीन कि यही फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन और हीट के क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले 6 साल से यही आ रहे हैं। तो आइसोकोरिक जो है इसमें डेल्टा डब्ल्यू क्या होना चाहिए? तो हर वो मैथमेटिकल फॉर्म आइसोकोरिक है जिसमें वर्क नहीं होगा। और मैं देखता हूं द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, पहला गलत है, दूसरा ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 136 डियर स्टूडेंट्स, फॉर अ सिस्टम द करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग CP एंड CV। तो आप जानते हैं कि CP बाय CV वैल्यू फैसला करता है। इट इज गैस थर्मल कांस्टेंट, और थर्मल कांस्टेंट की वैल्यू है 1.42 या 1.41 भी लोग लेते हैं। 1.42 1.41 ये 1 है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? 1.4 मीन 1 से, और 1 से ज्यादा तब आता है जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो और नीचे वाली वैल्यू। अच्छा एक और देखे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इन दोनों का डिफरेंस ये R 0 है। R इज 0? नो। अगर दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आता तो दोनों बराबर नहीं है। क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? गैस कांस्टेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जब भी दो चीजों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा हो तो पहली वाली वैल्यू ज्यादा और दूसरी वाली वैल्यू, सो द एक्चुअल फैक्ट इज CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV फॉर अ सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 फॉर यू, और 137 फरमा रहा है कि ड्यूरिंग वन लूप इन अ क्लोज आर्गन पाइप इफ द वेवलेंथ इज 8 मीटर द लेंथ इज। तो क्लोज आर्गन पाइप दिया है, कौन सा आर्गन पाइप? शाबाश है। क्लोज आर्गन पाइप में आपको चाहिए लैम्डा n इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाय n। ये फौरन लिख दो, आपके लिए आसान होगा। क्लोज आर्गन पाइप के वेवलेंथ के फार्मूले हैं। अब वन लूप की कहानी है, तो वन लूप में लैम्डा 1 हो जाएगा और लूप्स भी 1। अब ये फरमा रहे हैं कि लेंथ कितना होगा अगर वेवलेंथ 8 है, तो ये 8 कर दो 4 टाइम्स ऑफ L, या L इज इक्वल टू 8 बाय 4 क्या आता है शाबाश, 2 मीटर। तो द लेंथ विल बी 2 मीटर, और इसमें 2 मीटर है, बिल्कुल है। ए ऑप्शन इस वक्त का विनर है। 138 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जरा ये वाला रिपीट करूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि हमारे पास कौन सा आर्गन पाइप है? Look at the question, closed organ pipe. For closed organ pipe, the general equation is lambda n is equal to 4L divided by n, where n is the number of loops. लेकिन स्टेटमेंट में है for one loop, तो one loop के लिए मैंने n को क्या कह दिया? 1, और इधर भी n क्या हो गया? 1। अब इन्होंने वेवलेंथ की वैल्यू दी है 8, तो मैंने लैम्डा की जगह 8 लिखा, 4 की जगह 4, और लेंथ मुझसे मालूम कर रहे हैं L। ये 4 इस तरफ शिफ्ट करो तो 8 बाय 4 से क्या बनता है? 2 बनता है। समझ आ गई है? कोई नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 138 आपके नाम। ये फरमा रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवरटोन इन ओपन आर्गन पाइप इज 10। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवरटोन, बताओ फ्रीक्वेंसी ओवरटोन से एक ज्यादा, तो फोर्थ ओवरटोन मीन मैं क्या लूंगा, और F5 हमें कितना मिला है? 10 हर्ट्ज। F5 हमें 10 हर्ट्ज मिला है, तो आपसे फरमा रहे हैं कि F1 कितना होगा, तो F5 is 5 times of F1 is equal to 10 हर्ट्ज लिख सकता हूं। तो F1 is equal to 10 by 5 मीन F1 is 2 हर्ट्ज, और इसमें होगा ऑप्शन ए सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। 139 फरमा रहा है द रेशियो ऑफ रियल एंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसीज। इधर सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 139। इसमें बच्चे यकीन करें ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि वो जल्दी में अपेरेंट और रियल का रेशो ले लेते हैं, जबकि आपको स्टेटमेंट में पहले रियल दिया है, फिर तो हमें पहले रियल लिखना है फिर अपेरेंट लिखना है। तो एफ बाय एफ डैश की वैल्यू हमें मालूम करनी है। याद रखें एफ डैश ऊपर और एफ नीचे नहीं, एफ ऊपर, रियल ऊपर और अपेरेंट नीचे है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स, लेकिन स्पीड क्या है? कैपिटल ए। इस केस के अपेरेंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब लिसनर सोर्स की तरफ जाता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है v बाय v, याद है ना, और टूवर्ड्स है तो ऊपर क्या आएगा? प्लस। इधर लिसनर का स्पीड है a और इधर क्या है? रियल, तो ये रियल इधर शिफ्ट करो तो f डैश बाय f इज इक्वल टू v प्लस a डिवाइड बाय v,
और ज्यादातर स्टूडेंट ऑप्शन बी ले भी लेते हैं, समझ आ गई है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे कि हम अपेरेंट टू रियल नहीं, रियल टू, तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा फॉर द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। तो f बाई एफ डैश, तो ये v बाई v प्लस a, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है, लिहाजा ऑप्शन क्या होगा, नॉन। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, नॉन ऑप्शन ठीक होगा, इसमें आंसर नहीं है जनाब। आंसर क्यों नहीं दिया, नॉन में क्यों रखा? अगर मैं नॉन ना देता फर्ज करो, तो फिर हर कोई जो जल्दी में होता है वो भी इसे ठीक कर लेता, क्योंकि उसकी नजर दो सिमिलर ऑप्शन पर पड़ती, फिर वो जाकर दोबारा स्टेटमेंट पढ़ता, फिर उसका सही आंसर गलत आंसर ठीक हो जाता। सही है ना? ये सही बात है, लॉजिक इज लॉजिक। 140 फरमा रहा है कि मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन विच टू केसेस आर सेम। तो दुनिया जानती है जनाब के स्ट्रिंग के और ओपन आर्गन पाइप के सारे फार्मूले एक जैसे हैं। मुझे इसका रीजन चाहिए, शाबाश, मुझे इसका रीजन चाहिए। दोनों में स्टैंडिंग वेव्स के एंड्स पर सिमिलर पॉइंट्स होते हैं। क्लोज आर्गन पाइप एक एंड पर एंटी नोड है और दूसरे एंड पर नोड, तो उसके पॉइंट्स आपस में सिमिलर, लेकिन ओपन आर्गन पाइप के लूप का आगाज एंटी नोड से होता है और इख्तिताम भी, और स्ट्रिंग का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नोड है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो स्ट्रिंग के भी एंड्स पर पॉइंट सिमिलर और ओपन आर्गन पॉइंट पर पॉइंट सिमिलर, लिहाजा उनके मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। और आपने क्या सीखा, रीजन से आपने सीखा कि जहां भी मैथमेटिकल फॉर्म्स हमें स्टैंडिंग वेव्स के लेने हो, लेकिन अगर एंड पॉइंट्स पर पॉइंट सिमिलर हो तो उनके सारे मैथमेटिकल फॉर्म्स स्ट्रेट स्ट्रिंग की तरह आएंगे, समझ आ गई है। और अगर एंड के पॉइंट्स में डिफरेंसेस होंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म अल्टरनेट आएंगे, चेंज आएंगे, समझ आ गई है। तसुपोश कहना से लगे, देखो नोड्स आप स्ट्रिंग में लेते हो तो इधर भी नोड इधर भी नोड, लूप्स लेते हो ना स्टैंडिंग वेव्स, तो देखो ये दोनों सिमिलर। ओपन आर्गन पाइप में लेते हो तो इसमें इस तरह बनते हैं ना, इधर भी एंटी नोड इधर भी, तो देखो इसके भी एंड्स के पॉइंट सिमिलर, इसके भी, लेकिन क्लोज आर्गन पाइप पे लोगे तो इस तरह के लूप्स बनते हैं, यहाँ एंटी नोड और यहाँ, तो इसलिए इसके मैथमेटिकल फॉर्म डिफरेंट है और इनके मैथमेटिकल फॉर्म सेम आते हैं। कौन सा ऑप्शन ठीक है, शाबाश, ऑप्शन ए सही है। 141 से आगे बढ़ते हैं, 141 की तरफ जाते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स, नेचर या बोथ ऑफ दीज, ओनली नेचर, ओनली नेचर, और करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। अब आप फरमाएंगे सर क्यों, रीजन क्या है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। अब गौर से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं प्लीज, ये पर मोल है, क्या है, तो चाहे मोल 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, लेकिन आंसर 1 मोल के लिए आता है, आंसर 1 मोल के लिए। ये एक बंदा है और ये बंदा यहां से यहां तक भाग के जाता है और इसने 100 मीटर कवर किया है, लेकिन टाइम कितना लिया है, 10 सेकेंड। जब आप इसका स्पीड मालूम करते हो तो 100/10 लेते हो या नहीं, और आंसर आता है 10 मीटर, लेकिन आंसर आता है पर, तो देखो टाइम कितना लिया है, लेकिन जवाब किसके लिए आया है, 1 सेकेंड के लिए। तो जब भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आ जाए तो उसकी वैल्यू जितनी भी पुट करोगे, लेकिन आंसर सिर्फ यूनिट के लिए आएगा, आंसर सिर्फ, कुछ समझ आ गई है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल 2 ले लो, आप नंबर ऑफ मोल 20 ले लो, आप नंबर ऑफ मोल 200 ले लो, बट स्पेसिफिक हीट का आंसर हमेशा पर मोल आता, मोलर स्पेसिफिक हीट, समझ आ गई है। तो मोल्स पे ये डिपेंड, अब समझ आ गई है बात। अगर इस ऑब्जर्वर ने, गौर से देखें, इसने 10 सेकेंड टाइम लिया, अगर ये 20 सेकेंड ले ले, 40 सेकेंड ले ले, डजंट मैटर, लेकिन आंसर हमेशा क्या रहेगा, पर सेकेंड रहेगा। आप मेरी बात समझ गए हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट मोल पे क्यों डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट इज द आंसर पर मोल, इट इज पर, फॉर 1 मोल इट इज लाइक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ। क्यों, क्योंकि ये वो पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया के लिए, समझ आ गई है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड, क्योंकि रेजिस्टेंस आम रुकावट है, आम रुकावट लेंथ बढ़ाने से बढ़ेगा, लेंथ कम करने से कम होगा, लेकिन जब आप रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो लेंथ फिक्स्ड हो जाता है। तो चाहे आपको लेंथ ज्यादा अवेलेबल हो कम, बट यू हैव टू आंसर फॉर अ फिक्स्ड लेंथ, समझ आ गई है। सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट में जो आंसर होता है वो पर मोल होता है, चाहे आपके पास अवेलेबल 100 मोल हो या 2000,
लेकिन उस सब्सटेंस का मोलर स्पेसिफिक हीट मस्ट बी डिसाइडेड फॉर 1 मोल। और अब समझ आ गई है? तो ये मोल पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। आई होप आप समझ गए हैं। 142 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग 4 लूप्स इन क्लोज आर्गन पाइप वी हैव एंटीनोड्स क्लोज्ड ड्यूरिंग 4 लूप्स इन क्लोज आर्गन पाइप। ये चेक करें, शाबाश, ये क्लोज आर्गन पाइप, यहां एंटीनोड, और इस सिचुएशन को 1 लूप बोलते हैं। तो देखो लूप कितने हैं शाबाश, 1 लूप है, और इस वक्त नोड कितने हैं, 1 है, और एंटीनोड कितने हैं। तो आपने क्या सीखा कि क्लोज आर्गन पाइप में लूप, एंटीनोड और नोड बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? मैं ओपन की बात नहीं कर रहा, स्ट्रिंग की बात, मैं क्लोज की बात करूं कि क्वेश्चन क्लोज का है। क्लोज आर्गन पाइप में जितने नोड्स उतने लूप्स और उतने एंटीनोड। तो 4 लूप्स हैं तो 4 एंटीनोड होंगे। समझ आ गई है? लिहाजा क्वेश्चन सुने 142, ड्यूरिंग 4 लूप्स इन क्लोज आर्गन पाइप वी हैव 4 एंटीनोड्स। 4 एंटीनोड होंगे। करेक्ट आंसर क्या है? ए है या सी है? ए है। अच्छा 143 की तरफ आते हैं, आप ड्रा भी कर सकते हो। व्हाट इज द लेंथ रिलेशन फॉर क्लोज आर्गन पाइप एंड ओपन आर्गन पाइप सच दैट देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। क्लोज आर्गन पाइप है और ओपन आर्गन पाइप है, इनके लेंथ के दरमियान रिलेशन क्या होना चाहिए, जबकि इनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है। तो मैं इधर सॉल्व करूंगा। इज वी नाउ दैट एफ फॉर ओपन इज इक्वल टू एफ फॉर क्लोज। दिया गया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज वी, बोले शाबाशे, वी डिवाइड बाय 2l। जाते हो ना, और ओपन है तो लेंथ ऑफ ओपन, और ये होगा v डिवाइड बाय 4l। शाबाश। लेकिन क्लोज है तो सी, v और v कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो 4 टाइम्स ऑफ lc इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ lo। अब ये और ये कैंसिल, तो 2 टाइम ऑफ lc इज इक्वल टू lo, या lo इज डबल ऑफ l क्लोज। समझ आ गई है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 143 में बी बिल्कुल सही है। आई होप आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 144। 144 पे बात करते हैं। 2 साउंड वेव्स हैं, स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी, प्रोपागेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, प्रोड्यूसेस बीट्स बाय सुपरपोजिशन। बीट्स क्या है? सुपरपोजिशन का रिजल्ट है। बीट इज द सुपरपोजिशन रिजल्ट। इंटरफेरेंस और बीट्स में क्या फर्क है? कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड बीट्स? बोथ आर सुपरपोजिशन, बोथ आर सुपरपोजिशन। बस फर्क क्या है? वेरी नाइस। अगर वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो द सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, और अगर वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, देन इट इज कॉल्ड बीट्स। इट इज कॉल्ड बीट्स। तो सुपरपोजिशन से ही बीट्स बनते हैं। ऑप्शन ए ठीक है। 145 आपके लिए यह फरमा रहा है कि इफ 2 वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए, देन फेज डिफरेंस बिटवीन देम वेक्टर्स की तरह है। देखो एक वेव है, वेव नंबर 1, उसका मैग्नीट्यूड ए है। दूसरा वेव है वेव 2, उसका मैग्नीट्यूड भी ए है। इनके रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी ए है, तो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, जो फेज डिफरेंस है, फाई है, वो कितना होगा? सो इट इज लाइक वेक्टर्स। आप इसको वेक्टर से सॉल्व करोगे। आप कहोगे वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड ए ही है, इनके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड ए ही है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए? तो आप चेक करें। मैं एक वेक्टर ले रहा हूं ए, अब फेज डिफरेंस है, एक एक पुट करें, आपके लिए आसान कर रहा हूं क्वेश्चन को। और ये पहला ऑप्शन क्या है शाबाश? 60। पहला कितना है? अभी पता चल जाएगा 60 पर ये सेम आते हैं या नहीं। तो 60 डिग्री, यहां कितना एंगल ले लें? 60 डिग्री। delta 60 डिग्री वाखली खाना, इस तरफ भी ए ड्रा करो, यानी जितना ये है उतना ये। तो देखो दो वेक्टर आपस में सेम मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस 60, लेकिन इनका रिजल्टेंट देखो क्या ए बन रहा है या ज्यादा बन रहा है? इनका रिजल्टेंट ए से, इन दोनों से ज्यादा बन रहा है। इट मीन 60 इज नॉट द फेज डिफरेंस जिस पर रिजल्टेंट इन दोनों के बराबर आ जाए। अब आप एक एक एंगल ट्राई करो, यकीन करें, जब आप एक वेक्टर ए जितना चाहो ले लो, 120 डिग्री पर इसके साथ दूसरा वेक्टर ड्रा करोगे ए जितना, तो जब आप रिजल्टेंट लोगे वो रिजल्टेंट भी बिल्कुल इन जैसा बनेगा। तो इट मीन के रिजल्टेंट दो वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए, इसके लिए द रिक्वायरमेंट फेज डिफरेंस एंड एंगल इज
120। समझ आ गई है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 120 डिग्री और करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन 146 आपके लिए। जी जी, क्या होते हैं? अगर रेक्टेंगल बनता, फॉर एग्जांपल बना दें, बना दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। आप बोले मैं 3 वेक्टर्स लिख रहा हूं। वेक्टर नहीं, वेव्स की बात करो। हम वेव्स को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। जी बोले, वेव नंबर 1 प्लीज, वैल्यू 10, वेव नंबर 2 6, वेव नंबर 3 5। काफी मुश्किल कर दिया, मुमकिन नहीं है सॉल्व करना, एमसीक्यू ने ही प्रॉब्लम बना दिया। तो नहीं सही है, इसका बात बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे एमसीक्यू बनते हैं इससे, लेकिन डेटा ने इसका एमसीक्यू न्यूमेरिकल बना दिया। मैं आपकी हेल्प कर लेता हूं। वेव 1 को मैं ले लेता हूं 8, वेव 2 को मैं ले लेता हूं 6 और रिजल्टेंट वेव मैं ले लेता हूं, रिजल्टेंट वेव मैं ले लेता हूं 10। सही है? अब बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा? तो अब आपने ऐसे समझना है कि एक वेक्टर ए है 8, दूसरा वेक्टर है बी 6 और रिजल्टेंट कितना आ रहा है 10। तो आप याद रखें 8 और 6 से रिजल्टेंट 10 तब बनता है जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो। समझ आ गई है? देखो 8 और 6 परपेंडिकुलर रख दो 90 डिग्री पर, तो मैं साबित करने जा रहा हूं कि रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 आएगा। कैसे? क्योंकि रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, तो बेस स्क्वायर रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज के बराबर है ना, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 64 प्लस 8 प्लस 36 रूट कितना आता है? लेकिन कब आ रहा है? 8 और 6 का रिजल्टेंट 10 तब आ रहा है जब इनके दरमियान एंगल, तो फिर फेज डिफरेंस 90 होगा। अलगर्ज जो भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखना हर प्रोसेस के न्यूमेरिकल भी होते हैं, हर प्रोसेस के एमसीक्यूज भी होते हैं। कूलम लॉ एक टॉपिक है, आप कूलम लॉ के न्यूमेरिकल भी बना सकते हो जो 3 पेजेस पे सॉल्व होंगे, आप एमसीक्यू भी बना सकते हो जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है। समझ आ गई है? सो डियर स्टूडेंट, सुपरपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे क्वेश्चन आया है और आएगा, सिलेबस में शामिल है। तो इसके न्यूमेरिकल भी हैं और इसके एमसीक्यू भी हैं। अगर आप डेटा को एमसीक्यू के मुताबिक बनाओगे तो एमसीक्यू है, वरना फिर इसका अपना मेथड है एडिशन ऑफ वेक्टर, कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेव का सुपरपोजिशन का क्वेश्चन हम वेक्टर में बदल देते हैं और उन पर हेड टू टेल रूल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एडिशन अप्लाई कर लेते हैं, उससे आंसर आ जाता है, फिर वो इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। समझ आ गई है? तो बोथ प्रोसेस आर सिमिलर। द सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज सिमिलर टू एडिशन ऑफ वेक्टर। दिस फैक्ट इज कॉल्ड superposition principle. It is called superposition, यानी superposition of waves is 100% similar to addition of vectors. This statement is called, बोले शाबाश, superposition principle. आप बोले superposition principle। समझ आ गई है ना? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकता हूं? थैंक यू। 146 फॉर यू। 146 फरमा रहा है अ पाइप पी क्लोज्ड, तो मैं पी नहीं ले रहा, बस मैं क्लोज आर्गन पाइप ले रहा हूं। एक क्लोज आर्गन पाइप है और दूसरा फरमा रहा है अनदर पाइप क्यू ओपन एट बोथ एंड्स, तो ओपन आर्गन पाइप, इस पाइप को पी कहा है और इस पाइप को क्यू। क्यू पाइप ओपन है और पी पाइप जो है वो क्लोज है। ठीक है, क्या फरमा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, जल्दी से बताते हैं। द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप पी टू दैट ऑफ क्यू, रेशियो बता दीजिए अगर इनका इफेक्टिव लेंथ सेम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ पी बाय एफ ऑफ क्यू, तो क्लोज्ड आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v बाय 4l और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v बाय, तो v बाय 4l मल्टीप्लाई बाय 2l डिवाइड बाय v। सही शुक्र ना? रेशियो को मल्टीप्लाई में बदल दो तो उल्टा हो जाएगा, v कैंसल, l कैंसल, और 2 बाय 4 इज 1:2। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 147 आपके नाम प्लीज। A source of sound moves towards stationary observer, सही है। With the speed of sound, बताओ कि apparent frequency क्या होगी? ये सोर्स है और यहां है लिसनर। क्वेश्चन का मतलब जाने प्लीज। ये बोल रहा है लेकिन ये फरमा रहे हैं कि ये सोर्स खुद भी भाग रहा है और इस सोर्स का जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड के बराबर है। तो बताओ इस केस में apparent frequency क्या होगी? शाबाश, फार्मूले में पुट कर सकते हो। आंसर है नॉन। नॉन क्यों? बिकॉज इससे सोल्यूशन से आता है इंफिनिटी। क्या आता है? इंफिनिटी बोलते हैं अनडिफाइंड को।
अनडिफाइंड मीन के लिसनर बेचारा जब होश में आएगा तब उसे पता चलेगा कि कुछ हुआ था। समझ आ गई है? कैसे? साथ दे प्लीज। ये आवाज जो है, देख, आवाज जा रही है उसे सुनाने के लिए आवाज जा रही है कि तुम मुझे सुनो, लेकिन साथ में सोर्स भी जा रहा है। अगर सोर्स थोड़ा स्लो होता तो आवाज पहुंच जाता और आवाज वो सुन लेता, फिर उसके बाद उसके साथ जो भी होता बाद में देखा जाता। समझ आ गई है ना? लेकिन अब ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, यानी आवाज की रफ्तार और सोर्स की रफ्तार सेम है, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो बेचारे को सुनने का मौका कहां मिलेगा? ये सोर्स इतनी स्पीड से जब टकराएगा। समझ आ गई है ना? सो कोलिजन होगा बिफोर लिसनिंग। वहां से एक बंदा मुझे आवाज दे रहा है कि बस करो, ज्यादा टाइम ले लिया है, सही है, बस जल्दी करो, और उसी आवाज स्पीड जो उसकी आवाज मेरी तरफ आ रही है वो खुद भी इतनी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, तो वो और उसकी आवाज एक साथ पहुंच जाएगी। तो इससे पहले कि मैं उसकी मेरी और उसके दरमियान एक अच्छी खासी कोलिजन हो जाएगी। मेरी बात समझ गए हो ना? आप समझ गए हो ना? मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, मैथमेटिकल आते हैं। ये तो लॉजिकल बात थी। मैथमेटिकल, जब सोर्स लिसनर की तरफ जाता है तो एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी, बोले वी माइनस सोर्स स्पीड इंटू एफ। लेकिन सोर्स स्पीड कितना है? स्पीड के साउंड के मुताबिक वी माइनस वी जीरो, और एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मीन इट इज अनडिफाइंड, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द लिसनर टू लिसन द साउंड। इस केस में लिसनर आवाज सुनने के काबिल ही नहीं होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 148 फरमा रहा है, दो साउंड वेव्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक 200 है, एक फ्रीक्वेंसी 200 है और एक फ्रीक्वेंसी 250 है, और दोनों एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पीड के बारे में क्या कमेंट होगा? स्पीड डिपेंड अपॉन मीडियम, स्पीड डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर मीडियम सेम है डियर स्टूडेंट्स, अगर मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम होगा, तो द स्पीड विल रिमेन सेम फॉर बोथ। करेक्ट ऑप्शन इक्वल टू स्पीड ऑफ 200, ऑप्शन सी सही है। 149 आपके लिए, 149 सवाई खाना 149 है, इफ टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 4 टाइम्स, अगर टेंशन ऑफ स्ट्रिंग 4 टाइम करे तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ स्ट्रिंग, जानते हो ना टेंशन। तो अगर ये 4 टाइम होगा तो 4 का रूट क्या आ जाएगा? इट मीन द फ्रीक्वेंसी विल बिकम डबल। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 150 आपके नाम, द डिस्टर्बेंस प्रोपगेटेड थ्रू इलास्टिक मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस से जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, अहले फिजिक्स उस डिस्टर्बेंस का नाम क्या रख चुके हैं? मैकेनिकल वेव्स। वो डिस्टर्बेंस जो मीडियम में ट्रेवल करता है, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। 151 आपके लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एज वेल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी ठीक है, बोथ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। 152 आपके लिए, दैट्स व्हाई विच वन इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव तो सॉरी साउंड वेव्स तो बिल्कुल गलत है, कंप्रेशनल वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, बोथ ए एंड बी गलत है। वेव्स प्रोड्यूस इन अ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग या सितार, उसमें क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। 153 फॉर यू, द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स 10 मीटर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आप जानते हो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा को, जानते हो ना? तो आप इस फ्रीक्वेंसी मालूम करे तो फ्रीक्वेंसी इज C बाय लैम्डा। C कितना है? 3 × 10⁸ और नीचे 10, ये एक 10 को कैंसिल कर लेगा, तो 3 × 10⁷ हर्ट्ज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। 154 क्या कह रहा है? 154 कहलाता है, द फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स आर रिलेटेड, तो ये भी आप जानते हो ना, बोथ ए एंड सी सही है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, सी भी दिया है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, ये तो ठीक है ना, लेकिन हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू V बाय, तो ये ऑप्शन ए में है और ये सी में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड सी। 155, टू गैसेज हैं A और B हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एट टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। A is heated at constant volume and B is heated at constant pressure and their temperature rises to 12 degree centigrade. The heat gain for, बताएं शाबाश, खैर एक्सप्लेन कोमा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। खैर ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन डिमांडेड है। ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, एक गैस है A
और एक गैस है बी। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कोशिश करें पॉइंट को समझें। हमने इसको भी हीट देना शुरू किया है और इसको भी हीट देना शुरू किया है, और इसी हीट के बारे में क्वेश्चन है कि किसका हीट ज्यादा होना चाहिए, किसका हीट ज्यादा या कम, दोनों बराबर, तो देखते हैं। लेकिन कहा है कि एक को हीट किया गया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हमने पिस्टन को क्या किया है शाबाशे, फिक्स्ड, और दूसरे का पिस्टन जो है ये मूवेबल है, क्या है, ये मूव कर सकता है, ये मूवेबल है। अब जनाब हमने इसका भी फाइनल टेम्परेचर पहुंचा दिया, क्वेश्चन अच्छा है अगर आप ध्यान दें, और इसका भी फाइनल टेम्परेचर पहुंचा दिया 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बताओ कि इस चेंज इन टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है, तो ये हीट जो हमने दिया है दोनों के लिए सेम होगा या एक के लिए ज्यादा होगा या बी के लिए? तो आप कहें कि सर यहां पर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट सीवी। यहां जो स्पेसिफिक हीट है वो सीवी वाला है, और यहां पर पिस्टन क्या है, मूवेबल, और जब सीवी जहां ना हो तो वहां पर क्या अप्लाई होता है, वहां सीपी अप्लाई होता है यूनिफॉर्म एक्सपेंशन में। सो सीपी हमेशा क्या होता है, क्यों क्यों? क्योंकि जनाब गौर से देखिए, आसान बात है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। अब देखो ये 10 से 12 और ये 10 से 12, तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम। इन्होंने कहा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब नंबर ऑफ मोल दोनों के लिए सेम। समझ आ गई? अब जहां का C ज्यादा होगा वहां का डेल्टा क्यू भी, और जहां का C कम होगा वहां का डेल्टा क्यू भी। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV है, और CV क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ जो हीट है वो भी क्या होगा, कम। ये मैथमेटिकल है। और यहाँ CP का रुझान है क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, और CP ज्यादा तो इधर का हीट भी क्या होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल बात, आखिरी छोटी सी बात कर लेते हैं। छोटी सी बात ये कि जब हीट आ रहा है तो यहाँ सिर्फ हीट एक काम में इस्तेमाल होता है, हीट आकर टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो फर्ज करो 10 जूल आया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और कोई काम नहीं हुआ, फिर 10 जूल आया, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा। यहां पर जब 10 जूल आता है तो आधा टेम्परेचर बढ़ाता है और आधा एक्सपेंशन करेगा। समझ आ गई है? लिहाजा यहां पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए या बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देना होगा, क्योंकि 10 में से आधा इधर आएगा आधा उधर जाएगा। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लाने के लिए आपको हीट ज्यादा देना होगा, और यहां पर हीट कम देना होगा क्योंकि 10 जो लाता है सारे का सारा टेम्परेचर बढ़ाता है। तो आपका 2 डिग्री राइज आपको जल्दी मिल जाएगा। समझ आ गई है? तो कम हीट से आपका काम हो जाएगा। इधर कम हीट से काम क्यों नहीं होगा? क्योंकि आधा हीट टेम्परेचर बढ़ा रहा है और आधा हीट एक्सपेंशन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। समझ आ गई है? सो दैट्स व्हाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, जल्दी बताएं। 155 बी इज ग्रेटर, द हीट गेन फॉर बी इज ग्रेटर। ये वाला क्या है शाबाश, ये ग्रेटर है। और करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी है। हम बात करने वाले हैं 156 पर, और 156 फरमा रहे हैं इन कार्नोट इंजन द इंटरनल एनर्जी चेंज इन वन साइकिल इज। कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल कहना चाहिए, तो ये साइकिल कर दें वन साइकिल के लिए, या ठीक है वन साइकिल का है। साइकिल मीन के इनिशियल और फाइनल क्या हो जावे, और जब इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए तो याद रखना all the state variable become same, all the state variable become, इनिशियल और फाइनल सेम होना साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो इनिशियल और फाइनल सेम तो ऑल स्टेट वेरिएबल बिकम सेम, और इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। लिहाजा इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएंगे, सेम, और सेम तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा। तो वन साइकिल में टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। करेक्ट ऑप्शन डी। 7 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। व्हेन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी का हीट से कोई लेना देना नहीं है, तो इट मीन पोटेंशियल एनर्जी विल बी अनचेंज। अनचेंज सब के रिमेन सेम। ऑप्शन सी। 158 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा? मेरा साथ में जी जी फरमाइए प्लीज। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप आइडियल गैस कहें तो जब आप कहोगे गैस तो मेरे ख्याल में तो होगा आइडियल गैस का प्रेशर होगा, नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। चलो लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक सेंटेंस, मैं खुद एग्री नहीं करता, थोड़ा सा मैं एक स्टेटमेंट में इंक्लूड करता हूं। आइडियल गैस का प्रेशर 0 ले सकते हो? आइडियल गैस का प्रेशर 0 ले सकते हो? अगर प्रेशर 0 नहीं ले सकते हो तो इट मीन यू आर सेइंग दैट सम मॉलिक्यूल्स आर
कोलाइडिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, सही है ना, पिस्टन के साथ अगर वो कोलिजन कर रहे हैं तो कोलिजन मस्ट बी बाय मास, मस्ट बी बाय मॉलिक्यूल। एंड इफ यू कंसिडर मास, इफ यू कंसिडर ग्रेविटी, इफ यू कंसिडर हाइट वगैरह वगैरह, मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है वो सरफेस पर नहीं पड़े होते, रेंडमली मूव करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का एवरेज हाइट होता है, एवरेज ग्रेविटी होती है। एंड इफ यू कंसिडर दैट देयर इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, देन मस्ट बी सम पोटेंशियल एनर्जी, हम ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी लो तो अगर पोटेंशियल जीरो भी हो तो पहले भी जीरो और बाद में भी जीरो। यहाँ तो पोटेंशियल की बात नहीं हो रही, किस चीज की बात हो रही है, बात हो रही है, समझ आ गई है, पोएट्री का ना, कुछ समझ आ गई है। स्टेटमेंट आपने सुना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये हॉल जो है एक सिलेंडर है, एक सिस्टम है, इसमें एक हवा के मॉलिक्यूल, ये आइडियल गैस है। अब पहले क्वेश्चन फिर आपका आंसर, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें हीट आया बाहर से, तो इस आइडियल गैस के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो पहले मैं आपकी बात मान लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस से जीरो है, तो अगर जीरो है और हीट के गेन करे या लॉस करे पोटेंशियल एनर्जी का हीट से कोई ताल्लुक, तो अगर इन्होंने क्वेश्चन किया होता कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, फिर टसल आ जाता। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज तो नहीं आ रहा, चाहे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो या नॉन जीरो हो, लेकिन हीट आने से उसमें चेंज। लिहाजा ऑप्शन तो ठीक है ना, कि ऑप्शन, एक मिनट प्लीज, मैं क्वेश्चन नंबर 156 दोबारा रीड करूं। द चेंज इन वन साइकिल, ये नहीं है, व्हेन आइडियल गैस इज कॉन्सेंट्रेशन देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, अच्छा ऑप्शन में चेंज है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, इट मीन के वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजेस मीन चेंज, डिक्रीजेस मीन चेंज, अनचेंज मीन कांस्टेंट। अब इन्होंने ऑप्शन जो है नॉन भी लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है, तो अगर हम वो कॉन्सेप्ट भी यूज करें, जैसा कि मैं खुद उससे एग्री नहीं हूं, मैंने खुल के बताया और मैंने रेफरेंस बताया, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो मास जीरो है, अगर मास जीरो है तो फिर प्रेशर कैसे कंसिडर कर सकते हो, प्रेशर कोलिजन से राइज होता है, यू कैन नॉट से कि वहां पर प्रेशर है। और आइडियल गैस का हम अच्छा खासा प्रेशर लेते हैं, इनफैक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन लेते हैं फॉर आइडियल गैस, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन लेते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूं कि प्रेशर के इक्वेशन में जाकर मॉलिक्यूल्स के मासेस इन्वॉल्व होते हैं, समझ आ गई है, 2/5 m/v हाफ mv², काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में देख लो। सो अगर आइडियल गैस के लिए आपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पिक कर दिया तो मैं फिर mgh इज इक्वल टू जीरो लूंगा, और mgh जीरो तो कोई नहीं कह सकता कि हाइट ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो है, कोई नहीं कह सकता कि h जीरो है। सो दिस जीरो मीन दैट मास विल बिकम जीरो। इफ मास इज जीरो देन हाउ कोलिजन अकर, कोलिजन कैसे होते हैं, हाउ प्रेशर कैन बी डिफाइंड, हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी रिलेटेड, समझ आ गई है उस पर। दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग, पहली बात कि द क्वेश्चन बिलोंग्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और हीट के आने से पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज, तो जो भी था वही रहेगा, तो रिमेन्स कांस्टेंट, समझ आ गई है। तो पोएट्री खाना समझ आ गई है आपको, वेरी गुड। अच्छा 158 पे बात करेंगे प्लीज, जी जी, इतनी बड़ी तकरीर तो की, ऑप्शन ए इंक्रीज है, ऑप्शन बी जो है वो डिक्रीज है, ऑप्शन सी रिमेन सेम, तो ये तीनों ऑप्शन किससे रिलेटेड है। अच्छा आप क्या लेंगे, आप क्या ऑप्शन लेना चाहते हैं, डिक्रीज लेना चाहते हो, अब इससे क्या कहूं अब ये पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज लेना चाहती है, हाउ इट इज पॉसिबल, हीट के आने जाने से पोटेंशियल एनर्जी में ना इंक्रीज आता है ना डिक्रीज आता है। सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, हीट आने से पहले भी वही होगी, हीट आने के बाद भी वही होगी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में जीरो थी तो जीरो रहेगी, चाहे नॉन जीरो थी तो नॉन जीरो रहेगी, क्योंकि हीट के आने से और जाने से पोटेंशियल एनर्जी का इससे कोई ताल्लुक, क्योंकि ना जी का इससे ताल्लुक है, ना एच का इससे ताल्लुक है, और ना मास का इससे ताल्लुक, समझ आ गई है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी विल बी अनचेंज्ड बाय गेन ऑफ हीट या बाय लॉस ऑफ हीट, अब समझ आ गई है। ओके 158 की तरफ जाते हैं। इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, दावा और खाना, एडियाबेटिक का लफ्ज आपके जहन में क्या लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए, गुड, अच्छी बात करते हो, इससे भी थोड़ा सा अच्छा बोल लेते हैं। कहे सर सिस्टम है तो एनवायरमेंट पर पाबंदी लग गई कि तुम ना मुझे हीट दोगे ना मुझसे हीट लोगे, चलो एडियाबेटिक मीन बाहर से ना हीट आएगा ना जाएगा। और एक्सपेंशन काजेज, प्लीज हेल्प मी, एक्सपेंशन काजेज, एक्सपेंशन काजेज जॉर्ज थॉमसन इफेक्ट है, जानते हो ना। अब एक्सपेंशन क्वेश्चन में एडियाबेटिक और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन के कूलिंग आया है और कूलिंग को खत्म करने के लिए बाहर से हीट आना चाहिए, लेकिन उस पर पाबंदी है, एडियाबेटिक मीन के हीट नहीं आएगा।
अगर ये हॉल अचानक एक्सपेंड करे तो अंदर कूलिंग होगी, कूलिंग मीन टेम्परेचर गिर जाएगा। तो अगर प्रोसेस एडियाबेटिक ना हो तो बाहर से हीट आकर टेम्परेचर की कमी पूरी कर देगा, लेकिन अगर प्रोसेस एडियाबेटिक हो तो बाहर से हीट, इट मीन के कूलिंग पैदा हुआ और कूलिंग रहेगा। सो एडियाबेटिक एक्सपेंशन से टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। तो आइसोबैरिक इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस गलत है, प्रेशर इंक्रीजेस कोई इशू नहीं है, हीट एनर्जी इंटर इनटू अ सिस्टम ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि एडियाबेटिक है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीजेस तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है शाबाश, ऑप्शन डी। अब देखो मैं जितना भी इसको डिस्कस करूं, अगर आपने ये टॉपिक 158 की बात करूं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वो बच्चे ठीक कर सकते हैं जिनका टॉपिक होल्ड मजबूत हो, जिनने टॉपिक सही तरह पढ़े हो, उनका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से वो बिल्कुल नहीं घबराते। लेकिन जिनने रैंडम स्टडी की हो ना, वो स्टेटमेंट में फिर डगमगा जाते हैं, फिर वहां क्योंकि उनने फार्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स और ये चीजें याद की होती हैं, तो उनसे फिर टॉपिक के स्टेटमेंट्स कवर नहीं होते। और जिनने सीख कर आगे बने हो वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उसकी बिना प्रिपरेशन ठीक होते हैं। अच्छा 157 हो गया, 159 द कार्नोट साइकिल डज नॉट इंक्लूड एन आइसोबैरिक। कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्म हैं और 2 एडियाबेटिक हैं, उसमें आइसोबैरिक नाम की कोई चीज नहीं है, तो ऑप्शन ए 160 आपके लिए। 160 फरमा रहा है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवीन दीज टू टेम्परेचर, जानते हो ना। अच्छा एफिशिएंसी होती है 1 - T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी इन्हीं 2 टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन मैक्सिमम क्यों कहा, बिकॉज कार्नोट इंजन इज आइडियल इंजन, कार्नोट इंजन इज आइडियल। तो ऑप्शन सी ठीक है, मैक्सिमम क्यों, बिकॉज ये आइडियल है, और पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल बिटवीन द टेम्परेचर मीन T2 और T1 दोनों इसमें इन्वॉल्व है। तो करेक्ट या बेस्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। 161 फॉर यू द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इज सेम एज दैट ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट। दोनों का यूनिट पता है, मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट भी है जॉल पर मोल पर केल्विन, और आर का यूनिट भी है जॉल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, दोनों का यूनिट सेम है। तो पहला ऑप्शन ए ठीक है। 162 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स फेस डिफरेंस इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम 180 डिग्री। जब वेव जाकर टकराकर पलटकर वापस आता है तो फेस डिफरेंस कितना आता है, क्रस्ट से ट्रफ बन जाता है। डेंसर मीडियम क्रस्ट को ट्रफ बना देता है। तो देखो क्रस्ट ऊपर ट्रफ नीचे, तो इंसिडेंट में एरो ऊपर बनेगा, रिफ्लेक्टेड में एरो नीचे, तो एंगल फेस डिफरेंस कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 163 फरमा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल, तो डेल्टा यू नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही ठीक है, डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर है, गलत है। डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के बराबर है, गलत है। डेल्टा क्यू 0 इसलिए गलत है क्योंकि होते डायबिटिक में होता है। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, ऑप्शन ए ही द बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज अवेलेबल नहीं है। 164 फॉर यू ये फरमाता है ग्रीन स्टार, आप शहरी के लिए उठते हो, बाहर शहर में आए हो, एक खूबसूरत चमचमाता हुआ चमकता दमकता ग्रीन स्टार आप उसको देख रहे थे, अचानक वो ग्रीन स्टार जो है वो सॉरी आपकी तरफ आ रहा है, वो जमीन की तरफ आ रहा है, तो आप उसको देख रहे हो, तो उस ग्रीन से ब्लू होगा या ग्रीन से येलो या ग्रीन से रेड, किस तरफ जाएगा, ब्लू शिफ्ट। वाई, क्योंकि जब वो आपकी तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ग्रीन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू की होती है। तो कौन सा शिफ्ट होगा शाबाश, ब्लू शिफ्ट होगा। ऑप्शन सी ज्यादा बेहतर है। 165 A stationary wave has a frequency of 165, ठीक है, और एयर में उसका स्पीड है 330। चलो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है जनाब 165 खबर है कोई कदम 165 फरमा रहे हैं कि अगर 165 है, फ्रीक्वेंसी वेव की हो 165 हर्ट्ज, स्पीड उसका हो 330, तो याद रखना डिस्टेंस बिटवीन नोड्स लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा बाई 2 कितना होगा, आपसे लैम्डा बाई 2 मांग रहे हैं, लेकिन लैम्डा तो मालूम करो, लैम्डा होता है v बाई एफ, होता है या नहीं, और v कितना है 330, f कितना है 165, तो ये कितना बनता है, लिहाजा लैम्डा बाई 2 कितना बनेगा 1 मीटर। समझ आ गई है।
हाफ ऑफ वेवलेंथ चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स चाहिए, तो ऑप्शन बी सही है। 166 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस चीज से है जनाब? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड है। और 167 प्लीज। Observer standing on a railway platform, ठीक ना? The pitch of the whistle of receding locomotive heard will be। मैं इधर स्टेशन पे खड़ा हूँ, एक ट्रेन मुझसे दूर जा रहा है, रिसीडिंग मीन दूर जा रहे हैं, तो उस ट्रेन की जो आवाज का जो पिच है, पिच मीन फ्रीक्वेंसी, पिच मीन, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो मैं सुन रहा हूँ वो मेरे लिए क्या होगी? तो वो तो धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो उसमें सिर्फ डिक्रीज आता जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो, हाफ पार्ट है, एक जगह पर एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक बंदा लिसनर स्टेशन पे खड़ा है और एक ट्रेन पहले पहले अप्रोच कर रहा है और आफ्टर दैट रिसीडिंग में जाता है, तो द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अब सिर्फ रिसीडिंग है तो इट मीन ओनली डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? व्हेन लिसनर किधर गया? फर्स्ट लोअर एंड देन हायर, हायर पर गिरा वो गलत है, फर्स्ट हायर गलत है, हायर देन द एक्चुअल बिल्कुल गलत, लोअर देन द एक्चुअल पिच, एक्चुअल से हमेशा लोअर ही लोअर होता जाएगा। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 168 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। 168 है, इन विच केस इंक्रीज इन वेवलेंथ कॉजेज एन एपरेंट डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। सुन ले प्लीज, आप डॉपलर इफेक्ट जानते हो? डॉपलर इफेक्ट ये कहता है, मेरा साथ दें प्लीज, ये आपको आपके लिए है। इस क्वेश्चन के पर्दा फुल राज आपको बताता हूं, मुझे 1 मिनट चाहिए। एपेरेंट और रियल में क्या होता है शाबाशे? फर्क होता है। डू यू नो इस फर्क के जिम्मेदार 2 होते हैं, या चेंज इन वेवलेंथ होता है या चेंज इन स्पीड होता है। यानी एपेरेंट और रियल फ्रीक्वेंसी में फर्क का जो जिम्मा है, या वो वेवलेंथ की वजह से आ जाता है और या स्पीड की वजह से। ये भी याद रखिए, वेवलेंथ की वजह से तब आता है जब सोर्स मूव करता है, तो वो वेवलेंथ को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। और डेल्टा वी से जब लिसनर मूव करता है। अब पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा है, स्टेटमेंट सुनो, कि क्वेश्चन कौन सा है? 168 दी फरमाई, इन विच केस, कौन सा केस होगा? इंक्रीज इन वेवलेंथ कॉजेज, इंक्रीज इन वेवलेंथ मीन डेल्टा लैम्डा। क्या डेल्टा मतलब वो कौन सा केस है जिसमें चेंज इन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है? तो चेंज इन वेवलेंथ मीन के लिसनर वाले ऑप्शन तो सारे गलत, क्योंकि चेंज इन वेवलेंथ लिसनर की वजह से नहीं आता, किसकी वजह से आता है? सोर्स। तो हम ऑप्शन में सोर्स का मोशन वाला ऑप्शन लेंगे, लिसनर वाला तो गलत है, तो लिसनर वाला गलत है, जरा चेक करें प्लीज। पहला है व्हेन लिसनर मूविंग, स्टॉप करो, गलत है, लिसनर मूव डेल्टा लैम्डा लाता ही नहीं है। सेकंड व्हेन लिसनर मूव, गलत, ए और बी तो बिल्कुल गलत। अब सी और डी में एक ठीक है, लेकिन ये देखो इंक्रीज है या डिक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आया हो तो टुवर्ड्स लिसनर, और अगर डिक्रीज आया हो तो अवे। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन केस इंक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ में इंक्रीज आया है, अच्छा जनाब आला, तो क्या होगा? इंक्रीज इन वेवलेंथ, देखो आगे रही, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जानते हो? V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो F इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, जानते हो? F बाय लैम्डा जानते हो ना? इट मीन अगर वेवलेंथ में इंक्रीज आया हो तो फ्रीक्वेंसी में दोनों का कौन सा रिलेशन है? इसका मतलब है कि इंक्रीज इन वेवलेंथ है तो डिक्रीज इन, समझ आ गई है? तो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज है और वेवलेंथ में इंक्रीज है, लिहाजा डियर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज मैं सोर्स हूं और किफायत साहब लिसनर है, सही है? वो लिसनर है, मैं सोर्स हूं। अब किफायत साहब मूव करेंगे तो स्पीड में फर्क आकर फ्रीक्वेंसी में फर्क आएगा, मैं मूव करूंगा तो वेवलेंथ में फर्क आकर फ्रीक्वेंसी में आएगा, लेकिन वेवलेंथ मैंने इंक्रीज कर तो फ्रीक्वेंसी क्या कर दी है, और मैं फ्रीक्वेंसी तब डिक्रीज करूंगा जब मैं सर किफायत से दूर जाऊंगा, समझ आ गई है ना? सो डियर स्टूडेंट, इस वक्त करेक्ट ऑप्शन सुने, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर या व्हेन साउंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, कौन सा ठीक होगा? यहां वेवलेंथ में क्या आया है? इंक्रीज आया, वेवलेंथ में क्या आया है? तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? और फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा तो सोर्स टुवर्ड्स जाएगा या अवे जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा ठीक है शाबाश? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ठीक है। पर क्वेश्चन समझ आ गई है? टेक्निकल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं आप इसको अप्लाई करें। लास्ट फ्यू क्वेश्चन प्लीज। और क्वेश्चन है 169, इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर सक्सेसिव एंटी नोड लैम्डा बाय 2, 169 लैम्डा बाय 2। 170 प्लीज।
correct equation for speed of sound in air. Gamma p by rho Laplace formula Vt is equal to V naught plus 0.61 T relation with temperature in centigrade. V is equal to gamma RT by M relation with temperature in Kelvin. अवल ने लेप्लास वाला दे, द्विम डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिलेशन है और तीसरा केल्विन, तो ऑल आर करेक्ट, इसमें सारे करेक्ट हैं। 171 द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट प्रोड्यूस बाय प्लकिंग अ गिवन स्ट्रिंग इंक्रीजेस एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीजेस। तो देख लें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय 4 एल और वी बाय 2 एल जानते हो, तो लेंथ के साथ तो इनवर्सली है, तो ऑप्शन ए क्या है? गलत। ऑप्शन ए क्या है? गलत। गई फ्रीक्वेंसी ऑफ लूप, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए लेंथ इंक्रीज करें? नहीं, डिक्रीज होना चाहिए। द टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस, टेंशन के साथ कौन सा रिलेशन था? टेंशन के साथ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली टू द रूट ऑफ टेंशन, तो टेंशन को इंक्रीज करके फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, गलत है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस, करेक्ट ऑप्शन क्या है? 171। 172 डियर स्टूडेंट्स, 172 with what speed does the sound source recede from a stationary observer so that sound frequency f for 6 over 7 times? इसको भी सॉल्व करूंगा, मैं आपको मतलब बता रहा हूं इसका। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 172 प्लीज फरमा रहे हैं कि अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी, प्लीज अगर वर्दे बस 2 मिनट दिखा, आखिरी 2 एमसीक्यूज नहीं। अच्छा, एफ डैश जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी 172, अगर एपेरेंट फ्रीक्वेंसी 6 over 7 टाइम्स ऑफ रियल फ्रीक्वेंसी हो, अगर एपेरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी के 6/7 टाइम्स हो, और आपसे कह रहे हैं विद व्हाट स्पीड द साउंड सोर्स रिसीड, रिसीड मीन दूर जाना और सोर्स, तो याद रखना फार्मूला होगा सोर्स मूव अवे, सोर्स मूव अवे। तो आपसे कह रहे हैं कि मुझे सोर्स का स्पीड चाहिए, ए चाहिए, तो आपको फार्मूला याद है, सोर्स मूव अवे का फार्मूला है एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय वी माइनस वी प्लस ए इंटू एफ, जानते हो ना, ये सोर्स मूव अवे का फार्मूला है। तो आपने ए की वैल्यू मालूम करनी है, एफ डैश की वैल्यू है 6/7 टाइम्स एफ, वी डिवाइड बाय वी प्लस ए इंटू एफ, एफ और एफ कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6v प्लस 6a 7v, तो 6a इज इक्वल टू 7v माइनस 6v इज v, a is equal to 1/6 of v, 1/6 of the correct time option is 1/6 times the speed of sound। कौन सा ऑप्शन ठीक है? शाबाश, डी सही है। 173 आपको फार्मूले याद होने चाहिए, एनर्जी इज नॉट कैरीड बाय स्टेशनरी वेव्स, ऑप्शन डी ठीक है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट का। लेप्लास फाउंड दैट अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन साउंड वेव्स फॉलो एडियाबैटिक प्रोसेस। लेप्लास ने कौन सा प्रेफर किया था? एडियाबैटिक। मोहतरम न्यूटन ने कौन सा प्रेफर किया था? आइसोथर्मल। गुड। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस देन इट्स प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%, 11.11%। समझ आ गई है? कैसे आता है मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 175 को मैं आपको हिंट दे रहा हूं, प्लीज आप ऐसा करें प्लीज, कहें कि सर P है, P V इज इक्वल टू कांस्टेंट, जानते हो ना, NRT है, N R O T मिलकर क्या शो करते हैं? कांस्टेंट शो करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप प्लीज देखिएगा। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम को 100 ले लें, कितना ले लें? 100 ले लें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि P अपनी जगह पर, वॉल्यूम की जगह कितना ले रहा हूं? 100, और इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको आप रिलेशन 1 कहें, ये इजी सोल्यूशन होगा आपके लिए। फिर आप कहें कि वॉल्यूम 10% डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम कितने परसेंट डिक्रीज हो गया? अच्छा, 10% डिक्रीज का मतलब है 100 में 10 की कमी, 100 में, तो मैंने इसीलिए इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया? 100, क्योंकि परसेंट में दिया था। अगर आप इनिशियल 100 लोगे तो आपके लिए परसेंट आसान हो जाते हैं, सो मैंने इनिशियल 100 लिया, 10% डिक्रीज मीन 100 में से 10 खत्म हो गया। तो अब सेकेंड केस में प्रेशर P डैश, प्रेशर P डैश, और वॉल्यूम कितना होगा? 90, क्योंकि 100 में 10 चला गया, 10% डिक्रीज मीन 100 में 10 चला गया, तो वॉल्यूम 90 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको क्या कहो? 2। समझ आ गई है? अब ऐसा कहो, 2 को 1 पे डिवाइड करो, डिवाइड करने से आपको मिलेगा H डिवाइड बाय P, और 90 डिवाइड बाय 100, और कांस्टेंट कैंसिल, तो 1, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 100 टाइम्स P डिवाइड बाय 9 टाइम्स, तो 100/90 ले लेना, और फिर इसको परसेंट में ले रहे हो ना, तो उससे 100 मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, यू विल गेट द, समझ आ गई है?
इजी मेथड है, ट्राई जरूर कीजिएगा। आई थिंक सो इससे 11.11% इंक्रीज आएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो एक में डिक्रीज है, दूसरे में इंक्रीज होगा। 176 द लास्ट क्वेश्चन, उसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।